क्या रहा है, होना क्या चाहिए। दो हमारे खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनको भी शामिल कर लूं डिबेट में, फिर आपके पास दोबारा से आऊंगा मैं। एम्बेसडर त्रिपाठी साहब हैं और सुशांत सरीन साहब हैं। सुशांत जी नमस्कार, आप थोड़े देर से जुड़े हैं। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से क्यों रोका जा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। इस पे अलग अलग मत निकल के सामने आया। अब एक सवाल ये उठता है कि जो रुख में बदलाव या फिर जो रुख पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है, आपको लगता है कि अब सीधे इन दोनों वॉर के बीच में खुलकर सामने आने को तैयार हैं? यार, डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन करना तो आप ही कर सकते हैं। हमारे मेरे तो बस की नहीं है। वो क्या कल क्या बोल रहे थे, सुबह क्या बोल रहे थे, शाम में क्या बोल रहे थे, बोल के पलट कब जाएंगे, पलट के वापस पलट कब जाएंगे, और फिर अगर जो बोला है उसको कैसे समझेंगे और कैसे समझाएंगे, ये मेरे बस की बात तो है नहीं। ये तो अब वो क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये तो यही बेहतर जानते हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अ, कोई भविष्यवाणी करनी तो मेरे ख्याल खतरों का खिलाड़ी का काम है, मेरा तो काम नहीं है ये। लेकिन आपको लगता है कि इजरायल मान के चल रहा है कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी तो यहाँ पे यूएस हमारे साथ रहेगा, और यूएस अगर यहाँ पे साथ आता है तो ये पूरे जंग को किस रूप में आप देख रहे हैं बदलता हुआ? यार, मेरे ख्याल ये एक्सपेक्टेशन तो जरूर होगी कि अगर अमेरिका आ जाए तो देखिए, क्योंकि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ इसराइल को ही नहीं खटकता ना, वो तो अमेरिका को भी खटक, वो यूरोप को भी खटकता है, वो बहुत बहुत सारे जो खाड़ी के जितने अरब देश हैं उन सबको खटकता है। यहां तक कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा एक तबका ये है, जबकि पाकिस्तान ने जो पहले ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस थे जिसमें वो एनरिचमेंट कर रहे थे, वो पाकिस्तानी डिजाइन के हैं, ये इन्होंने उनको दिए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि यार, ईरान के पास अगर परमाणु शस्त्र आ गए तो ठीक नहीं होगा, इससे अस्थिरता फैलेगी। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु शस्त्र हो। अमेरिका तो सर्टनली नहीं चाहता अमेरिका, लेकिन ये है कि ट्रम्प खुद इस युद्ध में आना चाहेंगे, अपना हिस्सा डालना चाहेंगे या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या अमेरिका के इस युद्ध में शामिल हुए बगैर वो सारे युद्ध के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं जो इजराइल ने अपने लिए लगा रखे हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक हमले तो ताबड़तोड़ किए हैं इजराइल ने, और एक लिहाज से डोमिनेशन भी हो गई। लेकिन क्या जो उद्देश्य था, जो दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो ये था कि उनके परमाणु शस्त्रों को खत्म करना, नष्ट करना, सारे परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना, जैसे इराक में किया था। लेकिन दूसरा ये है कि रेजिम चेंज करना। रेजिम चेंज को तो रहने देते हैं कि सरकार का तख्ता पलटता है, नहीं पलटता। लेकिन जो परमाणु शस्त्र हैं, वो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो ये है, वो जमीन के इतना नीचे हैं कि इसराइल के जो हैं वो ऊपर ऊपर तो सारा अटैक कर सकते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां उनकी पहुंच क्या, और इस पर अभी तक कोई बिल्कुल। हमारे पास पुष्टि नहीं कि वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं। उसके लिए उनको अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास शायद ऐसे शस्त्र हैं जिससे वो आप उद्देश्य आपका पूरा हो सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए इस युद्ध में आना, उसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जिसको शायद अमेरिका को, मेरे ख्याल वो पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब एक 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 असमंजस की स्थिति है कि क्या वो आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो किस रूप में आएगा, क्या सिर्फ इसराइल का समर्थन करेगा या अपना भी हिस्सा डालेगा। अगर खुद अपना हिस्सा डालेगा तो फिर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या ईरान जो सारा तेल का रास्ता है वहां पर वो बंद कर देगा, समुद्री रास्ते को बंद करेगा। अगर वो करता है तो फिर क्या होगा। मतलब ये तो अब एक ऐसा खेल है जिसको आप अगर एक बोर्ड गेम में तब्दील कर दें तो मेरे ख्याल उसमें बहुत ज्यादा पैसे बना सकते। अब तो ऐसी बहुत ऐसी ज़्यादा पैसे बना। संभावनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान ने एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर खुल करके आप आएंगे तो हमारे पास कई सारे विकल्प हैं जिसको अपना सकते हैं, जिसमें तेल के रास्ते को बंद करना भी। ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो धमकियां होती हैं, इस पे थोड़ा नमक मिर्च मसाला छिड़क करके इसको लेना चाहिए।
क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मदर ऑफ ऑल बैटल, द डोर्स ऑफ हेल विल ओपन अप, इस तरीके की जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतनी औकात होती नहीं है जितनी ये दिखाते हैं। तो धमकियां जो है वो अपनी जगह ठीक है, उसको फेस लेकिन वैल्यू उसको पर नहीं बहुत लेनी ज्यादा चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बस एम्बेसडर त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं अभी, सुशांत साहब ने भी कहा कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो एक सवाल भारत के लिए उठ खड़ा होता है कि अब भारत यहाँ से किस तरीके से दोनों के साथ, चूंकि रिश्ते दोनों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं ईरान के साथ, तो इसराइल के साथ कारोबारी के साथ साथ सैन्य रिश्ते भी हैं, तो कैसी रणनीति अपनाए कि दोनों के साथ एक समान दूरी बनाए रखते हुए भी हम अपने हित को प्रोटेक्ट करके रखें? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए? देखिए लक्ष्मण जी, ये चैलेंज तो होगा, और इस चैलेंज का बखूबी हमने सामना किया है यूक्रेन और रूस के युद्ध में। आपने देखा कि दोनों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने वहाँ पे कभी भी डायरेक्ट इंटरवेंशन से या मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। हमने ये कहा कि ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हम पैदा करने की कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, युद्धरत पक्ष जो हैं, वो दोनों आकर के नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। और हम इसलिए भी नहीं कर सकते, देखिए कि आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मामले में हम मध्यस्थता करेंगे, तो हमने साफ कह दिया था कि हमारी नीति है कि दो पक्षों के बीच में हम मध्यस्थता नहीं चाहते, इसलिए हम आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते हमने रूस और यूक्रेन के बीच में कई बार की फ़ोन वार्ता के बावजूद हमने मध्यस्थता का प्रस्ताव उनका ठुकरा दिया, क्योंकि हमें पता है अगर हम मध्यस्थता करेंगे तो ये हमारी कश्मीर नीति के ठीक विपरीत होगा और फिर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम मध्यस्थता तो नहीं करेंगे। एक चीज़ तो ये है, हम ये कहते रहेंगे कि दोनों पक्षों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए, वहाँ तक सही है। तो वो तो हम उतना करेंगे। रही बात ये कि ट्रंप क्या करते हैं या खमेनेई क्या करते हैं, तो देखिए जहाँ तक मेरा आकलन है ये है कि अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल नहीं कूदेगा। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूक्रेन के साथ युद्ध में, और अमेरिका डायरेक्टली अमेरिकन सैनिकों के पांव यूक्रेन में नहीं पड़े हैं, क्योंकि सबके ऊपर अमेरिकी जनता कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक बॉडी बैग्स में वापस लौटें। और इतिहास ये दिखाता है कि जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपना हाथ डाला है, वहाँ वहाँ हाथ जला है, या कोरिया हो, क्यूबा हो, वियतनाम हो, और इसके साथ ही बल्कि इराक भी हो, लीबिया भी हो, क्योंकि वहाँ पर शांति पूरी नहीं हुई है, या आप कहते हैं अफ़गानिस्तान हो, या अभी आगे आगे जहाँ भी अमेरिका हाथ डालेगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को अभी प्रत्यक्ष में आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, जब उसका काम इजराइल को आगे करके चल रहा है। आवश्यकता हाँ चल रहा है, ये आपने सही रास्ता पर। लेकिन एक जो बात आपने कही, इस पे मैं सुशांत जी का एक उनकी राय जानना चाहूँगा कि जो रणनीति भारत ने रूस यूक्रेन के मामले में अपनाई, क्या वही रणनीति यहाँ अपनाए तो सफल होगा? और दूसरा, भारत को पहले से अगर प्रिपेयर होना पड़े तो क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल जहां तक तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम कितना हिस्सा डाल सकते हैं, कोई हम किसका पक्ष में हम जा सकते हैं। हमारे लिए इजराइल जो है बहुत घनिष्ठ मित्र है, और इजराइल ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है जब भी जरूरत पड़ी है। और दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं, और उसकी भी हमारी और उनकी जो है सामरिक लेवल पर कई चीजों के ऊपर सहमति है। तो हमारे तो दोनों के साथ इंटरेस्ट जुड़ते हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाकी देशों के बनस्बत कि हम किसी एक पक्ष की तरफ अपना पलड़ा डालें। और अब ये वो वाला टाइम भी नहीं है 30 साल 40 साल पहले का कि हम आंखें बंद करके बिल्कुल बिना सोचे समझे हम इजराइल के खिलाफ। अब वो भी वक्त नहीं रहा। तो अब हमारे को एक बीच का ही रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे लिए मुश्किल ये होगी कि अगर इजराइल
हमसे कुछ मांगता है तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे, और उसी तरीके से अगर ईरान से कोई गुहार आती है तो वहां पर भी हम इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों ये भी समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कुछ ऐसा ही रास्ता निकालेंगे जिसमें हमारी कोई बिगाड़ ना हो। लेकिन फिर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हमारा पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ जब हमारा फड्डा पड़ता है, तो फिर बाकी देशों की भी यही रवैया रहता है। तो फिर हमारे यहाँ पर जो पागलों की तरह लोग वो शुरू कर देते हैं ना कि जी हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, जी हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, तो फिर उस तरीके का जो है वो नहीं करना चाहिए अपेक्षा हमारे ना को। रखें। हाँ। रिश्तों में यही हो, हम भी यही करते हैं, बाकी भी हमारे साथ यही करेंगे। अगर पंगा लेना है किसी से तो अपने बलबूते के ऊपर लें, अपनी ताकत के ऊपर लें, किसी और के ऊपर निर्भर ना करें। और अगर किसी और के ऊपर निर्भर करना है तो फिर पंगा मत लें।